तो लेट अस टॉक अबाउट, वी वर टॉकिंग अबाउट द वाटर, है ना, वाटर के बारे में बात कर रहे थे। स्नेक स्टार्ट कर दो रिकॉर्डिंग। तो वाटर के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बच्चों, तो अभी हम केमिकल बॉन्डिंग में जब पढ़ेंगे आपको और समझ में आएगा। वाटर में देखो ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन के पास आप सब जानते हो कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, सो कॉन्फ़िगरेशन इज 2 और 6, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन से तो ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन से तो उसने बॉन्ड बना लिया 2 हाइड्रोजन के साथ, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग करके। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके यूज हो गए। अब बचे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 लोन पेयर के फॉर्म में ऑक्सीजन के ऊपर रहते हैं। तो ये वाटर का स्ट्रक्चर होता है जब वाटर वेपर फॉर्म में होता है या गैसियस फॉर्म में होता है, तो है ना। जब वाटर, बहुत अच्छे से समझो बच्चों, जब वाटर किस फॉर्म में होता है, वेपर फॉर्म में, है ना, या फिर गैस फॉर्म में होता है, तब वाटर का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसमें वाटर के पास 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। लोन पेयर क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाते, इनको हम बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाते हैं, इनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। इसका जो बॉन्डिंग एंगल होता है बच्चों, वो होता है 104। अपन ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे तो। ठीक है, और इसका जो शेप होता है वो होता है बेंट शेप। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, है ना, जिसमें बॉन्ड एंगल होता है 104, शेप होता है बेंट। ठीक है, तो ये बेंड शेप क्या होता है, ये सब वेस्पर थ्योरी जब अपन पढ़ेंगे बॉन्डिंग तब समझ में आएगी, अभी तो आप बस इतना पढ़ लो। ठीक है, चलो। अब अगर अपन वाटर को कंडेंस करेंगे, है ना, सपोज करो ये गैसियस फॉर्म में वाटर है ना, गैस फॉर्म में वाटर है या वेपर फॉर्म में वाटर है, इसे अपन कंडेंस करेंगे तो ये किस में आएगा, पहले तो लिक्विड फॉर्म में आएगा और फिर सॉलिड फॉर्म में आएगा। तो बच्चों लिक्विड फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जरा देखो, जरा हम देखें। तो लिक्विड फॉर्म में क्या होगा, जब तुम वाटर को कंडेंस करोगे ना बच्चों, तो क्या होगा, देखो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होगा वाटर का, ओ एच एच, ओ एच एच, ओ एच एच, ठीक है, ओ एच एच, ओ एच। अब देखो, क्योंकि सारे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर से क्या कर रहा है बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि जब भी आपको कभी भी स्ट्रक्चर में फॉन दिखे, फॉन मतलब या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इनके साथ अगर हाइड्रोजन है तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, मतलब बनेगा। तो अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, फॉन का ऑक्सीजन है यहाँ पर और हाइड्रोजन भी है, तो डेफिनेटली क्या होगा, इनके बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। उसी तरह से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। उसी तरह से देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता जा रहा है। अब आप देखो, एक थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, आरुषि प्लीज बातें मत करो यहाँ। देखो बच्चों हो क्या रहा है यहाँ पर, यहाँ पर आप देखो, अगर एक ऑक्सीजन को बहुत ध्यान से देखो, तो एक ऑक्सीजन 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है ना, एक ऑक्सीजन देखो 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ध्यान से देखो, एक ऑक्सीजन 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है ना। अरे यार एक मिनट, प्रवंशी खड़ी हुई है वेटिंग रूम में, एक मिनट, है ना। तो मैंने क्या बोला आपसे, यहाँ पर अगर मैं वाटर के स्ट्रक्चर में देखूं, तो ऑक्सीजन जो है वो देखो आप 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ध्यान से समझो, नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क योर डाउट, आस्क द क्वेश्चन चिल्ड्रन। देखो ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है और 2 हाइड्रोजन के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो देखो सारे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, एक तरह से बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड बन रहा है मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स पास पास आते जा रहे हैं, है ना। तो जैसे जैसे कंडेंसेशन तुम करते जा रहे हो, जैसे कंडेंस करते जा रहे हो, ये पानी के मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक वाटर मॉलिक्यूल कितने वाटर मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना रहा है, तुम देखो एक वाटर मॉलिक्यूल कम से कम 4 वाटर मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना रहा है। देखो 2 ये वाले वाटर मॉलिक्यूल से, है ना, और 2 ये वाले वाटर मॉलिक्यूल से। तो कह सकते हो कि पानी में हर एक मॉलिक्यूल, हर एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, 4 मॉलिक्यूल से, है ना बच्चों। इसलिए वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि इतने सारे बॉन्ड को तोड़ोगे तभी तो वो मेल्ट होगा ना बच्चों। तो वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, बिकॉज वाटर में हर एक मॉलिक्यूल 4 दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। प्रवंशी तुम्हें समझ में आया, प्रवंशी? मैम एक बार और बता दीजिए। यस बेटा, मैं फिर से समझा रही हूँ। प्रवंशी देखो, मैं वाटर के बारे में बता रही हूँ प्रवंशी, वाटर का स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी प्रवंशी, कि वाटर में क्या होता है बेटा।
ये इस तरह से एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है प्रवंशी। ऑक्सीजन का जो के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन से तो उसने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। प्रवंशी बोर्ड दिख रहा है ना बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन के साथ तो इसने, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ तो इसने 2 कोवलेंट बॉन्ड बना लिए। अब बचे 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से 2 लोन पेयर के फॉर्म में ऑक्सीजन के ऊपर रहते हैं, है ना बेटा। तो यहाँ पर तुम देखो वाटर जो है उसके पास 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है ना। और इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 104। ठीक है। इसका जो शेप है प्रवंशी वो क्या है? बेंट शेप है। ठीक है। और बॉन्ड एंगल कितना है? 104। तो ये वाटर का स्ट्रक्चर है या वाटर का शेप है किसमें? किसमें बच्चों? ये किसमें है? ये वेपर फॉर्म में है ना। ये गैस फॉर्म में है ना। वेपर फॉर्म में या गैस फॉर्म में वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा है। लेकिन जब हम वाटर को कंडेंस करते हैं प्रवंशी, कंडेंस करते हैं मतलब उसको हम ठंडा कंडेंसर के साथ या ठंडा करते हैं उसको, तो क्या होता है? वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं प्रवंशी। देखो ये देखो प्रवंशी, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर ये तो मैं कल भी बताया था ना प्रवंशी मैंने कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके फोन जब भी ये तीनों एलिमेंट के सामने जब भी कौन आता है? हाइड्रोजन आता है, तो ये हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं, है ना प्रवंशी। तो यहाँ पर देखो तुम देख रही हो ना कि ऑक्सीजन जो है ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन जो है वो तो हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है और 2 हाइड्रोजन से दूसरे मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के 2 हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो प्रमेश तुम देख सकती हो कि एक वाटर मॉलिक्यूल टोटल 4 मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, 4 पानी के मॉलिक्यूल से जुड़ा है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो अगर तुम एक पानी के मॉलिक्यूल की बात करोगी, है ना, यू जस्ट टॉक अबाउट वन वाटर मॉलिक्यूल, तो वन वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन देखो 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है बेटा और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ना। एक वाटर मॉलिक्यूल को देखो, एक वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है वो देखो 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। या तुम ये कह सकती हो कि एक मॉलिक्यूल दूसरे 4 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बच्चों? वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है वो? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होता है? वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है ना बच्चों। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। अब वाटर को और कंडेंस करोगे तुम, इसे और उसको ठंडा करोगे, फ्रिज में रख दोगे, तो क्या होगा? ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइस में कन्वर्ट जब होगा ना बच्चों, तो वाटर का कुछ इस तरह से ये हेक्सागोनल शेप हो जाएगा। मतलब ये मॉलिक्यूल जो है वो हेक्सागोनली आपस में इस तरह से जुड़ते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसा करने से क्या होगा बच्चों? तुम देख रहे हो ना बीच में क्या आते जाएंगे? आरुषि प्लीज, बीच में क्या आते जा रहे हैं? वॉइड्स आते जा रहे हैं, खाली स्पेस आती जा रही है। तुम लोग देख रहे हो यहाँ पर क्या है? यहाँ हवा भरती जा रही है। तो तुमने देखा होगा आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। क्यों बर्फ पानी के ऊपर तैरता है? क्योंकि बर्फ के अंदर बहुत सारी खाली स्पेस होती है। देखो ये तो पानी का स्ट्रक्चर है, तुम बर्फ बनाओगे तो बर्फ में और मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, क्योंकि तुम कंडेंस कर रहे हो ना, उसको कंडेंस कर रहे हो तो पानी के और मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, क्योंकि वो और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण क्या होगा? इनके बीच में एयर कैविटीज भर आ जाएंगी, मतलब बीच में खाली स्पेस आ जाएगी और इन खाली स्पेस में हवा भर जाएगी। इस कारण इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है ना, डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि बीच में हवा भर गई, है ना। तो यही रीजन है बच्चों की बर्फ जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है ना बच्चों। तो अब तुम जैसे जैसे इस बर्फ को पिघलाओगे तो क्या होगा? ये बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटेंगे और मॉलिक्यूल जो है वो पास पास आएंगे, पास पास आएंगे। मतलब अब डेंसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और पानी की मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है? पानी की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। याद रखो 277 केल्विन या 4 डिग्री सेल्सियस पे। इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अब काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि वो इवोपरेट होना शुरू हो जाएगा, उसमें थर्मल एक्सपांशन शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होती है? इट विल बी एट 4 डिग्री सेल्सियस और 277 केल्विन। इससे ज्यादा हीट करोगे तो थर्मल एक्सपांशन हो जाएगा, मतलब इवोपरेशन स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अच्छा तुम लोगों ने एक चीज देखा है, मुझे बताओ कि ऐसे पोलार रीजन में, है ना, जहाँ पर यूएस वगैरह में, यहाँ पर या ऐसे पोलार रीजन में, अंटार्कटिका वगैरह में बच्चों, जो समुद्र है ना, उसमें वहां इतनी ठंड पड़ती है। तुम लोगों को पता है कि समुद्र के ऊपर वाली जो पानी की लेयर है वो है ना आइस में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके बाद भी जो एक्वाटिक एनिमल है जो इसके नीचे जो रह रहे हैं
मतलब -18 तक टेम्परेचर पहुंच गया है बच्चों। इसके बाद भी वहां पर एनिमल्स कैसे सरवाइव कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं अपनी जिंदगी। एक्चुअली होता क्या है, जब ऊपर बर्फ जम जाता है तो बर्फ जो है वो थर्मल इंसुलेशन का काम करता है। मतलब बाहर की ठंड अब अंदर नहीं जाएगी ना, क्योंकि वो उसने एक पूरी प्रोटेक्टिव कोटिंग बना ली, उसने एक थर्मल इंसुलेशन का काम कर रहा है वो। तो आराम से अंदर जो है एक्वेटिक एनिमल आराम से सरवाइव करते हैं। इज इट ओके बच्चों? यहाँ पर आप क्या मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं फिर से पूरा एक्सप्लेन करूं? आपको क्या समझ में नहीं आया? प्लीज क्या क्वेश्चन पूछो आप मुझसे, या फिर मैं फिर से पूरा एक्सप्लेन करूं कि व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, है ना, व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। और दूसरा ये बनता है कि हाउ एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव, है ना, इन पोलार रीजन, कैसे वो सर्वाइव करते हैं। तो आप ये समझ रहे हो कि ये जो थर्मल इंसुलेशन का काम करता है, बर्फ जो ऊपर जम जाता है वो थर्मल इंसुलेशन का काम करता है, और इस तरह से बहुत आसानी से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सरवाइव कर लेते हैं इतने ठंड में भी। ठीक है, और आपको समझ में आ ही गया कि जितना ज्यादा आप पानी को कंडेंस करोगे उतने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उतना बीच में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से क्या होगा कि बीच ये इस तरह से एक तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाता है। मतलब बीच में बहुत सारे वॉइड्स जाते हैं, बहुत सारी खाली स्पेस जाती है, एयर कैविटीज जाती हैं जिसमें हवा भर जाती है ना, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, इसमें हवा भर जाती है। और यही रीजन है कि आइस की डेंसिटी जो है वो पानी से कम होती है और ये आइस फ्लोट होता है। ठीक है, और ये याद रखना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है पानी में लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, बट गैसियस फॉर्म में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। वहां पर हर एक पानी का मॉलिक्यूल अलग अलग रहता है। और याद रखो पानी में एक ऑक्सीजन, याद रखो, 2 कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है ना। और वाटर में हर एक पानी का मॉलिक्यूल 4 दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। और यही रीजन है कि पानी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। चिल्ड्रन, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक पानी का मॉलिक्यूल 4 दूसरे पानी के मॉलिक्यूल से जुड़ा है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, चलिए ये मैंने फिर से आपको रिवाइज करवा दिया। नाउ लेट्स कम टॉक अबाउट द हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि व्हाट इज, अगर मैं आपसे पूछूं अदिति, व्हाट डू यू मीन बाय हार्डनेस ऑफ वाटर, या क्या होता है हार्ड वाटर और क्या होता है सॉफ्ट वाटर। इफ आई आस्क यू एक 6-7 क्लास का क्वेश्चन कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है बच्चों। चलिए, हार्ड वाटर क्या होता है, विच डू नॉट फॉर्म लेदर विद सोप, है ना, जो सोप के साथ लेदर नहीं बनाता। लेदर मतलब फॉर्म, झाग, है ना, जो सोप के साथ झाग नहीं बनाता वो हार्ड वाटर होता है। और जो सोप के साथ झाग बनाता है वो सॉफ्ट वाटर होता है। अब सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर का एग्जाम्पल आप लोग मुझे बताओगे। सॉफ्ट वाटर का एग्जाम्पल क्या है, रेन वाटर, है ना, रिवर वाटर, रेन वाटर, रिवर वाटर, ये सब सॉफ्ट वाटर है। हार्ड वाटर क्या होते हैं बच्चों, व्हाट इज हार्ड वाटर? हार्ड वाटर है कुएं का पानी, वेल वाटर, समुद्र का पानी, सी वाटर, है ना, बोरिंग का पानी, ये सब के सब क्या है, ये हार्ड वाटर है ना। और सॉफ्ट वाटर मतलब जो ऊपर से रेन वाला पानी आता है या जो टेप वाटर आता है वो सब के सब सॉफ्ट वाटर होता है। ठीक है, अब एक्चुअली हार्डनेस का रीजन क्या है, पानी में क्या ऐसा होता है कि वो हार्ड, उसमें हार्डनेस आ जाती है। तो बच्चों बिकॉज ऑफ सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, है ना। हार्डनेस क्यों होती है, बिकॉज ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, बिकॉज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस सॉल्ट in the water, it is behaving as a hard water, है ना। तो क्योंकि वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड और सल्फेट होते हैं, और बिकॉज ऑफ दीज बाइकार्बोनेट्स ऑफ और क्लोराइड और सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, पानी जो है वो क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, अब तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो कि मैम क्यों ये झाग नहीं बनाता, वाई डू नॉट फॉर्म लेदर विद सोप। तो होता क्या है बच्चों, सोप का फॉर्मूला आप जानते हो ना, सोप का फॉर्मूला होता है C17H35COONA, है ना, सोडियम स्टीरेट। ये होप सो आपने कार्बन एंड कंपाउंड में 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है,
तो सोप का फॉर्मूला होता है C17H35COONA। तो क्या होता है बच्चों, जब इसको तुम हार्ड वाटर के अंदर डालोगे, है ना, कुएं के पानी में या सी वाटर में जब तुम डालोगे, तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्रेजेंट होता है। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करता है, ये इस सोप के साथ रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, C17H35COO होल ट्वाइस Ca, और ये क्या बनाता है, स्कम। स्कम मतलब एक वाइट पीपीटी होता है, मतलब सारा सोप जितना भी तुमने डाला बच्चों, ये उसको वेस्ट कर दे रहा है। उससे फोम नहीं बना रहा, उससे लेदर नहीं बना रहा, उससे क्या बना रहा है, एक सफेद कलर का प्रेसिपिटेट बन गया, जिसे हम बोलते हैं स्कम, है ना। तो ये स्कम बन जाता है बच्चों, दिस इज द स्कम, ठीक है। ये स्कम होता है जो पूरे साबुन को, पूरे सोप को उसने वेस्ट कर दिया, तो झाग बना ही नहीं, मतलब कपड़ा साफ होगा ही नहीं, ठीक है, और सोडियम आयन इस तरह से बाहर निकल जाते हैं। तो दिस इज अबाउट क्या होता है जब तुम सोप को, व्हेन यू ऐड द सोप वाटर, सोप इन हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सोप के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, स्कम या वाइट पीपीटी, और इस तरह से सोप सारा वेस्ट हो जाता है, सारा खराब हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे हम रिमूव करें इस हार्डनेस को, हाउ टू रिमूव द हार्डनेस। तो बच्चों बिफोर एक्सप्लेनिंग द रिमूवल ऑफ हार्डनेस, मैं आपको ये बताऊंगी कि हार्ड वाटर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, है ना, दे आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन से, उन एक वाले होते हैं टेम्पररी हार्डनेस, है ना, एक जो वाटर होता है वो टेम्पररी हार्ड वाटर होता है, और एक जो वाटर होता है वो परमानेंट हार्ड वाटर होता है ना, परमानेंट हार्डनेस होती है उसमें, परमानेंट हार्ड वाटर या परमानेंट उसमें हार्डनेस होती है। तो अब टेम्पररी हार्डनेस किसके कारण होती है और परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होती है बच्चों, टेम्पररी हार्डनेस होती है बाइकार्बोनेट के कारण, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, है ना, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ये टेम्पररी हार्डनेस होती है जो हीट करने से चली जाती है। बट परमानेंट हार्डनेस मतलब जो हीट करने से भी नहीं जाएगी, उसके लिए तुम्हें कोई केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ेगी, दैट इज नोन एज परमानेंट हार्डनेस बच्चों, है ना। तो ये क्यों होती है परमानेंट हार्डनेस, किसके कारण होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट, मतलब बिकॉज ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यही रीजन होता है परमानेंट हार्डनेस का। और टेम्पररी हार्डनेस बिकॉज ऑफ द बाइकार्बोनेट। यहाँ तक सबको समझ में आया, मैं ब्ला 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 करते जा रही हूँ, तुम लोग यस सुनते जा रहे मैम। हो। हाँ, किसी को यहाँ किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो मुझसे, कुछ डाउट है। देखो कार्मल वाली लड़कियां तो पहले भी पढ़ चुकी हैं तो उनको तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बाकी प्लीज पूछो। देखो हार्डनेस जो होती है पानी की, वो दो तरीके की होती है, एक टेम्पररी हार्डनेस होती है और एक परमानेंट हार्डनेस होती है। बच्चों टेम्पररी हार्डनेस क्यों होती है, बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, है ना, तो ये बाइकार्बोनेट के कारण टेम्पररी हार्डनेस होती है। परमानेंट हार्डनेस क्यों होती है, ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। परमानेंट हार्डनेस कब होगी, जब पानी के अंदर या तो कैल्शियम का क्लोराइड वाला सॉल्ट होगा या सल्फेट वाला सॉल्ट होगा, आइदर कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। तो बिकॉज ऑफ दीज सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर, वो हार्डनेस कैसी हो जाती है, परमानेंट हार्डनेस हो जाती है। लेकिन अगर बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है तो वो कैसी हार्डनेस होती है, टेम्पररी। टेम्पररी क्यों, क्योंकि बस हीट करने से ये हार्डनेस चली जाती है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, हम टेम्पररी हार्डनेस पहले रिमूव करते हैं एंड देन हम परमानेंट हार्डनेस रिमूव करेंगे। तो टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करना बहुत ही आसान होता है बच्चों, आप सिंपल बॉइलिंग से इसे रिमूव कर सकते हो। तो पहली बात करते हैं हम मेथड्स टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस। अब एक काम करो, 2 पेज छोड़ दो और मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। मेथड्स टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस, प्लीज बच्चों 2 पेज छोड़ के मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो क्योंकि हम रिएक्शन लिखेंगे। मेथड्स टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस, फर्स्ट लिखो बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग करके 2 पेज छोड़ के लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। तो क्या करोगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो है इसको हीट कर लो, सिंपल हीट करोगे तो क्या होगा बच्चों, जो बाइकार्बोनेट में है H2 चला गया, CO2 चला गया और CaCO3। CaCO3 जो है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट है। देखो बच्चों एक चीज मैं आपको बताऊं,
आप ये ना रिमूव कर रहे हो तो आप कर क्या रहे हो? एक्चुअली क्या होता है बच्चों, एक चीज ध्यान रखो कि एक होता है सॉल्युबल सॉल्ट और एक होता है इनसॉल्युबल सॉल्ट, है ना? तो इनसॉल्युबल सॉल्ट कौन से होते हैं आपको पता है? ये कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट हैं। मतलब ये सॉलिड पानी में सॉल्युबल नहीं होते, ये नीचे जाके बैठ जाते हैं, जिसे आप फिल्टर करके अलग कर सकते हो, ठीक है? लेकिन सॉल्युबल सॉल्ट जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, है ना, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, ये बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये सारे के सारे क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, ये सब के सब सॉल्युबल सॉल्ट है ना, पानी में घुल गए, तो इनको हमें बाहर निकालना है। तो बाहर हम कैसे निकालेंगे? हम इन सबको इनसॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। क्या होता है इनसॉल्युबल सॉल्ट? कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो हम इन बाइकार्बोनेट को, क्लोराइड को और सल्फेट को, हमारा मेन एजेंडा क्या है? हम इस हार्डनेस वाले जो फैक्टर है, जो सॉल्ट है, जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन सॉल्ट को हम फिल्टर कर दें, छान दें। तो क्या कैसे छानेंगे हम? जब हम इसे इन सारे सॉल्युबल सॉल्ट को इनसॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं? CaCO3 और MgCO3। तो हम किसी तरह से ये क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट वाले सॉल्ट को कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि कार्बोनेट इनसॉल्युबल सॉल्ट है तो उसे फिल्टर करके बाहर निकाल दिया जाएगा, और इस तरह से हमारे पानी की हार्डनेस जो है वो रिमूव हो जाएगी, चाहे वो टेम्पररी हार्डनेस हो चाहे वो परमानेंट हार्डनेस हो। बात समझ में आई या फिर से समझाऊं उत्कर्ष? से बता रही हूँ। देखो बच्चों, एक्चुअली हम हार्डनेस रिमूव कैसे कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं ना, देखो कोई भी चीज तुमने देखा होगा, कभी तुम पानी को उबालते हो, तुमने देखा होगा नीचे व्हाइट कलर का जम जाता है कुछ, है ना, और उसको तुम मम्मा फिर छान लेती है तो वो पूरा व्हाइट कलर का जो भी होता है सॉल्ट, वो निकल जाता है, छन जाता है। तो अब देखो, अगर पानी के अंदर कोई सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट है जो सॉल्युबल है ना, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड हुआ, कैल्शियम सल्फेट हुआ, मैग्नीशियम सल्फेट हुआ, ये सारे के सारे सॉल्ट कैसे हैं बच्चों? ये सारे के सारे सॉल्युबल सॉल्ट हैं, ठीक है? तो अब ये पानी में घुले हुए हैं, हम इन्हें कैसे निकालेंगे, कैसे पानी से हमें अलग करेंगे? तो हम इन सारे सॉल्युबल सॉल्ट को क्यों ना हम इनसॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि जैसे ये इनसॉल्युबल होंगे, ये नीचे जाके बैठ जाएंगे, जमा हो जाएंगे, और हम उसे फिल्टर करके निकाल लेंगे। तो कौन से सॉल्ट इनसॉल्युबल होते हैं? कार्बोनेट्स। तो हम क्या करेंगे, हम जो भी सॉल्युबल सॉल्ट है, लाइक क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम या बाइकार्बोनेट, इन सबको हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट कैसा है बच्चों? इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ये छन के बाहर चला जाएगा। इज इट ओके? अनुष्का, आद्रिका, अक्ष, क्या कर रहे हैं, हमने इसको हीट किया, और देखो इस इनसॉल्युबल सॉल्ट को हमने, सॉरी, इस सॉल्युबल सॉल्ट को हमने इनसॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया हीट करके, और हम इसको फिल्टर करके बाहर निकाल देंगे, ठीक है? तो इस तरह से टेम्पररी हार्डनेस हम बॉईल करके बाहर निकाल देते हैं। इज इट ओके? इसी तरह से आप चाहो तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के बारे में भी लिख सकते हो। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? इसको हीट करो, वही निकल जाएगा H2O, CO2, CO2 बाहर निकल जाएगा, प्लस MgCO3 बाहर निकल जाएगा, है ना? और इस MgCO3 को, ये भी क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है ना? तो इसको हम फिल्टर करके छान लेंगे, और हमारा पानी जो है वो क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। तो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करना बच्चों, इट्स वेरी वेरी इजी। दूसरा एक और मेथड है जिससे हम टेम्पररी हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं, और वो है क्लार्क मेथड। कौन सा मेथड है? क्लार्क, ठीक है? क्लार्क मेथड में क्या करते हैं बच्चों, कि हम चूने का पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, हम क्या करते हैं कि हम अपने वाटर में, जिसमें क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, की रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, बताओ मुझे? चूने के पानी के साथ, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम, है ना? तो जैसे ही चूने के पानी के साथ हम इसकी रिएक्ट करवाते हैं, स्लैग्ड लाइम के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, दिस इज द स्लैग्ड लाइम चिल्ड्रन, दिस इज अ लाइम वाटर, यू कैन कॉल इट एज अ लाइम वाटर, और इट कैन बी कॉल्ड एज स्लैग्ड लाइम। मुझे पता है कि आपको पता होगा ये, है ना? क्विक लाइम क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस क्या होता है? स्लैग्ड लाइम। ये सब पता होना चाहिए, आप 11th में आ गए हो, बड़े हो गए हो, ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, हालांकि ये सब तो 10th में ही आना चाहिए आपको। चलो, तो जब आप इसको रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा मुझे बताओ?
2 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, है ना, और यहाँ क्या मिलेगा, एक MgCO3, एक CaCO3, यहाँ पर और क्या बनेगा, H2O बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर भी H2O बाहर निकल जाएगा। आप मेरे साथ रिएक्शन लिखते जाना प्लीज। तो ये दूसरा मेथड है क्लार्क मेथड, जिसे हम टेम्पररी हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। इज इट ओके बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने? यस मैम। चलिए अब हम, हाँ जल्दी लिखो, और दूसरा हेडिंग डालो, मेथड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। मेथड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, जल्दी करो। रब कर दूं अनुष्का? यस मैम। मेथड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, और परमानेंट हार्डनेस का पहला मेथड लिखो बच्चों, वॉशिंग सोडा प्रोसेस। वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्शन करवा के हम अपनी हार्डनेस करवाएंगे। तो अब मुझे बताओ कि अभी मैंने बताया था कि किसके कारण परमानेंट हार्डनेस होती है, कैल्शियम क्लोराइड, है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड, इनके कारण परमानेंट हार्डनेस होती है। तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम वॉशिंग सोडा से। सबको पता होना चाहिए वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। तो जैसे ही हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, 2NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है, 2NaCl बाहर निकल गया, और क्या बन गया, इनसॉल्युबल सॉल्ट, जिसको हम छान के बाहर निकाल लेंगे। वो क्या है, CaCO3 MgCO3। इसको हम फिल्टर कर लेंगे और ये बाहर छन जाएगा, एंड हमारा वाटर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। लिखो जल्दी फटाफट, जल्दी से। रिटर्न मैम एक मिनट। हाँ बेटा, रिटर्न। यस मैम। चलो दूसरा मेथड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, अनदर मेथड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस इज कैलगॉन मेथड। कैलगॉन मेथड, कैलगॉन मतलब कैल्शियम गॉन, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम ही रिस्पॉन्सिबल हैं हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए। तो देखो कैलगॉन जो होता है एक्चुअली उसका फॉर्मूला जो होता है, मतलब कैलगॉन मेथड में जो हम फॉर्मूला यूज कर, जो हम कंपाउंड यूज करते हैं, वो होता है Na6P6O18। पहले ध्यान से सुनो, फिर मैं लिखने का टाइम दूंगी। इसको बोलते हैं सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट। अब देखो क्या होता है, पहले ध्यान से सुनो। सपोज करो इसकी रिएक्शन तो मैं करवाई कैल्शियम क्लोराइड से। कैल्शियम क्लोराइड क्या है, ऐसा सॉल्ट जिसके कारण हार्डनेस है वाटर में। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो दो सोडियम है इस दो Cl से रिएक्ट कर लेंगे, है ना, क्योंकि देखो हार्डनेस कैल्शियम के कारण भी है, हार्डनेस क्लोराइड के कारण भी है। तो सबसे पहले ये दो सोडियम जो है दो Cl को लेके उड़ा ले जाएंगे, तो 2NaCl बाहर निकल जाएगा। अब जो दो सोडियम बचे वो इस कैल्शियम की, देखो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, है ना, और सोडियम की वैलेंसी होती है 1। तो अगर तुम्हें एक कैल्शियम को लेकर आना है, मतलब हटाना है, तो तुम्हें दो सोडियम तुम्हें उसको यूज करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि सोडियम की, एक सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और एक कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2। तो उस तरह से एक कैल्शियम को दो सोडियम जो है वो रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है जो तुम्हारा, तो 2Na तो Cl को लेके बाहर चले गए, और तुम्हारा 2Na CO को लेके बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पानी जो है उसमें जब तुम हेक्सामेटा फॉस्फेट डालोगे, सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट डालोगे, तो इस तरह से ये दोनों आयन को हटा देगा। कैसे, जरा देखो, बहुत ध्यान, ये समझ में आया? देखो मैं फिर से समझा रही हूँ। सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट में 6 तुम्हारे सोडियम है, 2 सोडियम तो तुम्हारे कैल्शियम क्लोराइड के Cl को बाहर निकाल देंगे, और 2 सोडियम जो है इस कैल्शियम को बाहर निकाल देंगे। कैसे, जरा देखो। देखो ये सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट, इसको कैसा लिखा जाता है, इसको ऐसा लिखा जाता है Na2 Na4 PO3 होल 6। देखो देखो Na6 मतलब 4 और 5 6 Na6, P6 देखो PO3 6, और O18 6 3 18। तो इसको सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट को इस तरह से लिखा जाता है। समझ में आया सबको? अब इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं CaCl2 के साथ, है ना।
तो 2 Na, देखो अंदर वाले जो बाहर वाले 2 Na ऐसे ही रहेंगे, है ना, अंदर वाले जो 2 Na वो तो 2 Cl के साथ बाहर निकल जाएंगे, तो ये निकाल दो 2 NaCl, है ना, 2 NaCl बाहर निकाल दो भैया, तो हमें निकाल दिया, ठीक है। अब जो 2 सोडियम है वो क्या करेंगे, वो बाहर निकल जाएंगे और इस कैल्शियम को अंदर खींच लेंगे, तो ये 2 सोडियम जो है वो बाहर निकल गए, ठीक है, और 2 कैल्शियम अंदर आ गए, तो क्या हो गया 2 Na, यहाँ पर क्या हो गया NaCaPO3 होल 6। यार मैं इसको ऊपर लिखती हूँ, रुक जाओ, तुम लोगों ने फॉर्मूला तो लिख लिया ना सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का, भाई लिख लो फॉर्मूला सोडियम Yes, ma'am. हेक्सामेटाफॉस्फेट का, ये लिख लिया तुम लोगों ने। अब रिएक्शन लिखो, Na2 Na4 PO3 होल 6 प्लस CaCl2, यहाँ पर निकाल दो 2 NaCl, है ना, 2 NaCl बाहर निकाल दो बच्चों, या एक काम करो इसको बैलेंस करने के लिए 2 ले लो और इसको 4 NaCl निकाल दो, मतलब वहीं पर निकाल दो 2 Na जो है, जो 2 Na वो भी Cl से रिएक्ट करके बाहर निकल जाएंगे, और ये बन जाएगा Na2, यहाँ पर ले लो 2 PO3, और यहाँ पर ये CO2 है क्योंकि हमें बैलेंस करना है रिएक्शन, PO3 6, लिख लो फटाफट। तो तुम देखो ये कंपाउंड ने कैल्शियम को खींच लिया और ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में छान लिया हमने इसको, है ना, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में छान लिया, और पानी में क्या आ गया NaCl आ गया, क्योंकि Na सोडियम थोड़ा ना रिस्पॉन्सिबल है हार्डनेस के लिए, कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है, तो इस कंपाउंड ने सारे कैल्शियम को अपने अंदर खींच लिया और प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमने इसे बाहर निकाल दिया। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। मैम फिर से। देखो कुछ नहीं करना है, ये कंपाउंड है, इसको बोलते हैं हम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, अंदर सोडियम के 4 हैं, 4 हैं, तो 2 Na क्या करेंगे, 2 Cl को बाहर लेके निकल गए, और 2 Na ने क्या करा, 2 Na बाहर निकलेंगे तभी एक C अंदर आ पाएगा, है ना, तो इस तरह से मतलब Ca2 हम ले रहे हैं वो बात अलग है, इसको बैलेंस करने के लिए तो हमने क्या किया कि देखो 4 Na को 2 हमने बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ लगा दिया, तो 4 Na 2 NaCl के साथ बाहर निकल गए, है ना, और हमने Ca जो 2 Ca है हम उसको अंदर ले आए, इस तरह से मतलब ये समझो कि 4 सोडियम ने 2 Ca को रिप्लेस कर दिया, है ना, क्योंकि एक कैल्शियम की वजह से कितनी होती है 2, तो इस तरह से, और एक सोडियम की वजह से कितनी होती है 1, तो अगर 2 कैल्शियम को अंदर लाना है तो हमें किसको निकालना पड़ेगा, बाहर 4 Na को बाहर निकालना पड़ेगा, तो 4 Na तुमने बाहर निकाल दिया इन द फॉर्म ऑफ NaCl, और 2 Ca को तुम अंदर ले आए, ऐसे समझ लो। अब समझ में आया अक्ष, 2 Yes, Ca को ma'am. अंदर, हाँ 2 Ca को अंदर आने के लिए 4 Na तुमने बाहर निकाल दिया, ऐसे समझ लो। यस नेक्स्ट आ जाए, इसको रब कर दूं, Yes, ma'am. नेक्स्ट डालो परम्यूटेट मेथड और जियोलाइट मेथड, परम्यूटेट मेथड और जियोलाइट मेथड और आयन एक्सचेंज मेथड, 3 नाम है इसके, लिख लो फटाफट जल्दी से। देखो परम्यूटेट और जियोलाइट क्या होते हैं, ये होते हैं सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, है ना, NaAlSiO4, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये परम्यूटेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, लिख लो अगर तुम्हें नहीं लिखना हो तो, परम्यूटेट का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। अब क्या करते हैं, इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने से बेटर है ना, एक्चुअली होता क्या है, ये पूरे टॉइस के फॉर्म में होता है, Na2Al2Si2O8 ऐसा होता है, तो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स लिखने से बेटर है, साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि क्यों ना हम क्या करें, इस SiO4 को, है ना, जो ये पूरा तुम्हारा है ना, Na2Al2Si2O8, उनने कहा इतना टफ लिखने से बेटर है इसको तुम Z की, क्योंकि ये जियोलाइट है, जियोलाइट का Z लिख दो, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो Na2Z, मतलब जियोलाइट का शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है, Na2Z। ये बात समझ में आई सबको, ये बात समझ में आ गई। देखो बच्चों जियोलाइट का फॉर्मूला क्या होता